शादी जो होती है वो खुशियों का एक मौका होना चाहिए, मगर हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी रस्में हैं जैसे जूता छुपाई है, दूध पिलाई की रस्म है, बट्टा छुपाई है और सालियों से मजाक जो है कि ये इसको एक बाकायदा तौर पर एक रस्म ही समझा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये रस्में इतनी तलखी पैदा कर देती हैं कि जिससे ये दो ख़ानदानों में जो है इख्तलाफात सारी ज़िंदगी रहते हो, यहाँ तक कि ऐसे रिश्तों में जो दरार ऐसी पड़ती है वो कभी भी वो दोबारा नहीं बढ़ सकती। इसी पर ही हम गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर पर्सन नबीहा अली खान साहबा। थैंक यू वेरी मच जी, आपका हमने टाइम दिया। तो आज का टॉपिक में बड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये तो तकरीबन हर घर की एक कहानी भी है। शादी ब्याह में तो ये एक रस्म बिल्कुल एक आम सी बात है। हाँ। और सालियों से मजाक तो ये भी एक कॉमन सी बात है, लेकिन ये मजाक ऐसा कर देता है कि इज्जतों को भी मजरूह कर देता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ख़ानदानों में दरार पड़ जाती है, वो सारी ज़िंदगी कायम व दायम रहती है, यहाँ तक कि घर भी टूट जाते हैं। ऐसा ही है। अब ये बताइएगा, क्या दूध पिलाई, जूता छुपाई और बट्टा छुपाई की जो रस्में हैं खुशी की अलामत है या इज्जत की तजलील? देखें, शादी जो है ना, दो लोगों के दरमियान में एक ऐसी कमिटमेंट है जो सारी ज़िंदगी के लिए एक बंधन है, जिसमें दो लोग बनने जा रहे हैं। सिर्फ दो लोग नहीं, पाकिस्तान में दो ख़ानदान इस बंधन में बनते हैं। दो ख़ानदानों के दरमियान ये मुआहिदा होता है। शादी सिर्फ दो लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती। पाकिस्तान में शादी दो ख़ानदानों के दरमियान में होती है और ख़ानदानों के लोगों की मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ उनके मामलात, रस्में, शादी पर सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त मजरूह होती है लड़की वालों की या लड़के वालों की, वो सबसे ज़्यादा फरसूदा रस्मों की वजह से होती है। ये फरसूदा रस्में जो है, जिसमें दूध पिलाई है, जिसमें जूता छुपाई है, जिसमें जो है वो कोई पता नहीं क्या रास्ता रुकाई है और इस किस्म की जो है वो रस्में हैं। तो हम भी बचपन से जो है वो देखते आ रहे हैं, जाहिर है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इन रस्मों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पैसे का ज़िया है और टाइम का ज़िया है, और आप सिर्फ एक टाइम टेकिंग चीज़ है कि उसमें आप, या फिर आपकी कोई एक एंटरटेनमेंट हो सकती है। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस्लाम ने कही है या आपको कहीं से कोई तोहफतन मिली है कि आपने ये करना ही करना है। आपने दूल्हे का जूता छुपाकर जो है उससे पैसे लेने हैं, आपने उसका रास्ता रोककर उससे पैसे लेने हैं। खीर चटाई हो रही है, भाभी घर में आ रही है तो जी उसके पैसे जो है वो लेने हैं। मतलब पैसे निकलवाने के अपने अपने तरीक़ेकार हैं और उसे रस्मों का नाम दे दिया। मैं ये समझती हूँ कि देखें, सालियों की बात जहाँ तक आती है कि दूध पिलाई की एक रस्म होती है कि जी दूध पिलाती हैं और वो सालियों को पैसे दिए जाते हैं, और उस पर इतनी लड़ाई झगड़ा भी शादियों में देखने में आता है कि जी डिमांड चल रही होती है, नहीं जी इतने पैसे देंगे, इतने पैसे लेंगे, ये होगा वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। आप दूल्हा और दुल्हन दोनों को फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं, और जो उनके वालिदैन होते हैं, जाहिर है कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो इन रस्मों में खास इंटरेस्ट नहीं शो करते। तो ये यंगस्टर्स की रस्में होती हैं, वो यंगस्टर्स अपने तौर पर उसको जो है वो खींचना तानी का जो चल रही होती है। अक्सर औक़ात ये होता है कि जब लड़के वालों की या लड़की वालों की किसी भी बात की वजह से दूसरी पार्टी को, यानी जो दुल्हन वाले हैं या दूल्हा वाले हैं, उनको किसी भी कोई तकलीफ़ होती है या कोई अजियत पहुंचती है या किसी के अल्फाज से कोई प्रॉब्लम होती है, सारी ज़िंदगी के लिए ताना उस औरत के लिए बन जाता है जो उस घर में जाती है। क्योंकि अगर लड़के वालों के साथ कोई मसला हो जाएगा तो भुगतना किसे पड़ेगा? आपकी उस बहन को जिसके लिए आप जूता छुपाई, आप दूध पिलाई और आप ये रस्में कर रहे हैं, आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, आप अपने घर चले जाएंगे। आप अगर उसके कज़न है या आप उसके बहन भाई हैं तो आपने तो वहीं पे रहना है या आपने तो अपने अपने घरों में चले जाना है। लेकिन भुगतना किसे पड़ेगा? उन दो लोगों को जो दूल्हा है और दुल्हन है। क्योंकि जो बड़े हैं ना, वो अक्सर औक़ात जब ताने देते हैं ना, तो वो ये वाली बातें भी बीच में ले आते हैं। तुम्हारे घर वालों ने तो दूध पिलाई की रस्म के दौरान जो है वो ऐसे डिमांडें की थी, ऐसे किया था। फिर जब जो है वो तानेबाजी होती है तो फिर ये भी होता है कि जूता छुपाई की रस्म क्या होती है जी, इस पर जो है वो पैसे का ज़िया था, फिर रास्ता रुकाई और फिर जब खीर चटाई, ये सारी रस्में फरसूदा रस्में हैं। ये रस्म व रिवाज ख़त्म होने चाहिए। इज़्ज़त के साथ निकाह करें, सादगी के साथ चंद बड़े उसमें शामिल हों, निकाह करें, और निकाह के बाद जो है वो आप अपनी खुशी के लिए ढोलक बजाएं, आप जो है खुशी का इजहार करें, आप एंजॉय करें अपने तौर तरीक़ों से। लेकिन फरसूदा रस्मों की तरफ, पैसों की तरफ, इज़्ज़त को मजरूह करने की तरफ या ताल्लुकात की ख़राबी की तरफ ना बढ़ें। क्योंकि साइकोलॉजिकली सारी ज़िंदगी के लिए दो लोगों को भुगतनी पड़ जाती हैं ये बातें, और सारी ज़िंदगी का ताना बन जाती हैं ये बातें, और इस ताने को लेकर जो है वो इंसान अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको ख़राब कर बैठता है। अच्छा, यहाँ पर बेहतर ये नहीं है कि अगर शादी का जो आगाज़ किया जा रहा है, बजाय इसके
दिल जीतने से इसका आगाज़ किया जाए, ना कि दिल दुखाने से इसका आगाज़ किया लेकिन दिल तो किसी का भी नहीं जीता जा सकता, और पाकिस्तान में तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ये तो आपने मेरे साथ ने कोई माहौल ही कर दिया है, मजाक ही कर दिया है कि दिल जीत लें। किस तरह दिल जीतेंगे आप? कौन सा दिल जीतेंगे? यहाँ दिल वाले हैं कहाँ जिनके दिल जीतेंगे आप? बहुत है मेरे दिल जीतने के लिए दिल वालों का होना ज़रूरी होता है, और दिल वालों के लिए जो है वो इज़्ज़त नफ्स का होना बड़ा ज़रूरी होता है, और इज़्ज़त नफ्स के लिए आपके किरदार का होना ज़रूरी होता है, और किरदार के लिए अपने नफ्स पे कंट्रोल ज़रूरी होता है, और नफ्स पे कंट्रोल के लिए इस पे काम ज़रूरी होता है, और इस पे काम के ज़रूरी होने के लिए आपका बाशऊर होना ज़रूरी होता है, और बाशऊर होने के लिए आपको अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सारी बातें जो है ना वो उसका निचोड़ निकाल लें कि हम कितने समझदार लोग हैं। शऊर की कमी हमें अंधेरे में धकेल रही है, हमें शऊर नहीं है चीज़ों का। हम सिर्फ दुनिया के दिखावे की तरफ कि फ़लाँ की शादी में ये हुआ था तो हमारी शादी में भी ये हो, फ़लाँ ने दूध पिलाई में इतने पैसे लिए थे तो हम भी इतने पैसे लेंगे। आप दुल्हा और दुल्हन की ज़िंदगी जो कि खुशी का आगाज़ है उनकी ज़िंदगी का, वो आप तलखियों से भर देते हैं सिर्फ अपनी फरसूदा रस्मों की वजह से। तो इन रसूमात को ख़त्म होना चाहिए। इन रसूमात का कोई, देखिए आप अपनी खुशी के लिए अगर पहले से तय कर लें कि जी दूध पिलाई की हमने रस्म करनी है और हमने आपकी तरफ से जो इतने पैसे बस डिमांड करेंगे वो आप दे दीजिएगा और हम दे देंगे। अगर तो आप चाहते हैं कि भाई हमारी कोई इंटरटेनमेंट हो और इंटरटेनमेंट आप चाहते हैं, तो साइकोलॉजिकली पहले से ये चीज़ें डिसाइड करके रखें। ये जो ऑन द स्पॉट डिमांड शुरू होती है ना, ये क्रिटिक सिचुएशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन की सूरत में उस दुल्हन या दुल्हा की तरफ जा रही होती है जो उस वक्त अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे होते हैं। बात की है कि किसी का दिल जो ना, ये तो आपने कह दिया कन्फर्म है, दिल नहीं जीता जा सकता, ये तो नामुमकिन बात है। नहीं जीत सकते आप दिल, मुश्किल काम। ये तो फिर वही बात हुई कि आसमान से तारे तोड़ कर लाना। हाँ, फिर वही बात हो गई। वो जो अगर आपसे कोई ये कहे कि मैं, या आप किसी से ये कहें कि मैं तारे तोड़ कर ला सकता हूँ मोहब्बत में, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि सूरज को जो है वो आप रोशनी दिखाएं। हाँ बिल्कुल, सूरज को रोशनी दिखाएं। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो सालियों से मजाक है, अब ज़ाहिर बात है शादी ब्याह में होता है, अब इससे तंज़ो मज़ा भी होता है। अब आप मुझे ये बताइएगा, इससे मोहब्बत बढ़ती है या नफरत जन्म लेती है? इससे सालियों के साथ मजाक की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, सारी बात ऑब्वियसली जब रस्म ही उससे रिलेटेड है, जिन्होंने दूध पिलाना है, जिन्होंने। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जो साइकोलॉजिकली इस पर जहनी असरात मुरतब होते हैं ना, एक तो आप कोई भी अगर ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल दें तो आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाती है, कशीदगी बढ़ती है। अगर आप जो है वो मजाक करते हैं, कोई ऐसा मजाक हो जाए आपसे कि जिसके असरात जो हैं वो दूसरा बंदा किसी और तरह से ले ले या वो इस मजाक को समझ ना पाए, तो आपकी ज़िंदगी ही एक मजाक बन जाएगी। हर वक्त का वो ताना जो है वो ज़िंदगी का रोग बन जाएगा कि जिसमें आपने लड़की वालों या लड़के वालों को जो है वो किसी भी टाइम में कोई भी बात कही है। मजाक से ज़िंदगी का आगाज़ नहीं होता। exactly. खुशी से करें, खुशी ज़रूर मनाएं, शादी है, खुशी है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे मजाक जिनसे दिल आज़ारी हो जाए, ऐसे मजाक जिनसे आप किसी को टॉन्ट करें, ऐसे मजाक जिससे आप किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा करने की कोशिश करें, ऐसे मजाक जिसमें आप दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें, ये क्राइम है। और ये ऐसे साइकोलॉजिकल क्राइम्स हैं कि बाहर के मुल्कों में तो ये बाकायदा तौर पे अटैम्प्ट करने की सज़ा है। पाकिस्तान में भी इसके कवानीन बने हैं, ये आपको ये डेफामेशन भी आती है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, या आपसे कोई मजाक में ऐसी बात कर दे जिससे आपकी इज़्ज़त ख़राब हुई है इतने सारे बंदों में, इतने सारे लोगों में जो है वो आपकी इज़्ज़त मजरूही है। इससे देखें शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना वो तल्ख हो जाती है, आपस में तलखियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। किसी की तरफ से भी कोई मजाक इस तरह का किया जाए तो वो मजाक को एक मामला बना के सारी ज़िंदगी के लिए ताना बन जाता है। तो नहीं करना चाहिए ऐसा मजाक, और मजाक से आप ज़िंदगी का स्टार्ट ना करें। सालियों को भी चाहिए कि वो अपने जो बहनोई हैं, जो उनके जीजूज हैं, उनके साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएँ, उन्हें अपने बड़े भाई अपने बाप की जगह देखें। बिल्कुल सही। मजाक नहीं बनता, मुझे नहीं लगता कि साली और जीजा का कोई मजाक बनता है, या उन्हें करना भी चाहिए। हाँ आप कंफर्टेबल जोन में आकर अपनी बात शेयर कर सकती हैं, कोई तकलीफ़ कोई परेशानी शेयर कर सकती हैं। एज अ बाप एज अ भाई वो आपकी परेशानी को दूर करने के लिए अगर आपकी मदद करते हैं तो वो भी अगर आपकी बहन की इजाज़त हो तो बेहतर होता है, क्योंकि कभी भी बहन के पर्सनल मामलात में या उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में उसकी बहनों का किरदार अहम नहीं होना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। तो और भाइयों की शादी के बाद भाइयों का किरदार, जो घर में भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं, उनका किरदार भाभियों के साथ नहीं होना चाहिए। सही। इन चीज़ों का जो है वो जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपनी शादियों को उस तरह से निभा नहीं पाएंगे। जब इसी तरह की कोई रस्म जो है, कोई जब अना का मसला बन जाए
तो आपको क्या लगता है ये रिश्ते मजबूत करेगी या तोड़ेगी? अच्छा देखिए, अना और जिद रिश्ते तोड़ देती है। और जब भी किसी किस्म का कोई मजाक लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से रस्म की वजह से सामने आता है, कोई भी रस्म आप कर रहे हैं और उसकी तरफ से कोई भी मजाक हो गया है लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से, तो वो सारी जिंदगी की जिद बन जाता है। अना में आके फिर वो दूसरा जो इंसान है, जो दूसरा आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपसे रिवेंज पे उतर आता है और अक्सर औकात उसके अपने घर वाले भी जो है वो रिवेंज पे उतर आते हैं और ज़िंदगी खुशियों से भरने की बजाय तलखियों से भर जाती है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, जब तक हम नहीं सीखेंगे, हम अपने घरों के लिए आसानियां नहीं पैदा कर सकते। हम इन चीज़ों में जो है वो अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर सकते। देखिए, पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव सोचना बड़ा ज़रूरी है। पॉजिटिव, आप किसी की ज़ात के ऊपर अगर बात कर रहे हैं, उसको ब्लेम कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी तरबियत में कमी है। आपकी तरबियत की कमी अगर किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दे या खुदा ना खास्ता किसी की तलाक की वजह बन जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? और क्या ये शादी का जो दिन है, ये फैमिली को जाहिर बात है जोड़ने का दिन होता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, ना कि इनको अलग-अलग करने का। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि रूठे रिश्तेदारों को मनाना भी चाहिए। आप अपनी शादी के हवाले से, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन ऐसे रिश्तेदारों को नहीं जो मुनाफिक हैं। अच्छा, उन्हें नहीं मनाने की ज़रूरत, उनको रहने दे नाराज़, उनको उनके घरों तक ही रहने दे। उन्होंने आपकी शादी में आके खाने में भी नुक्स निकालने हैं, उन्होंने आपकी शादी में आके लड़के में भी नुक्स निकाल देना है, लड़की में भी नुक्स निकाल देना है। लड़की वाली साइड से गया है तो फिर जाहिर बात है लड़के वालों में उनकी फिर जाहिर बात है बदनामी का बायस बनेगी। हाँ, रिश्तेदार वो मनाने का हुक्म है जो रिश्तेदार आपके नाराज हों किसी आपकी गलती की वजह से, वो नहीं कि जो जिनकी आप हर तरह से आवभगत कर रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं और उन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। ऐसे रिश्तेदारों को कहीं ज़रूरत नहीं बुलाने की आपको शादी में, एहतियात करें। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी नज़र में अब जिस तरह दो ख़ानदानों में बाज़ का ऐसा भी होता है, ऐसी कशीदगी पैदा होती है, ऐसी कशीदगी जो कि रिश्ते में तो एक तो दरार डालती है जी, दूसरा अल्लाह ना करे, यानी कि ऐसा भी पॉसिबल होता है, बल्कि ऐसे बहुत से केसेस आए हैं कि वो बात तलाक तक पहुंच गई है सिर्फ इन फरसुदा रस्म और रिवाज की वजह से। देखिए, अक्सर औकात जब चीज़ें पहले तय नहीं की जाती, चीज़ों को पहले से मैनेज नहीं किया जाता, मिसमैनेजमेंट होती है, उन शादियों में कशीदगी बढ़ती है। जहाँ पे पहले से ही चीज़ें तय कर ली जाएं लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से भी, वहाँ पे कशीदगी की गुंजाइश नहीं रहती। शादी से पहले बैठें दोनों फरीकैन, लड़के वाले भी लड़की वाले भी, और आपस में बड़े भी बैठें और छोटे भी बैठें और उन्हें बाकायदा समझाया जाए कि हम शादी में ये करना चाहते हैं और ये नहीं करना चाहते, ये हमारी डिमांड्स हैं और ये आपकी डिमांड्स हैं। शादी में आप रसूमात करेंगे तो रस्में इस हवाले से होंगी जिसमें आपको भी तकलीफ़ ना हो, हमें भी तकलीफ़ ना हो। चीज़ें पहले से तय नहीं की जाती, ऑन दी स्पॉट जो है वो यंगस्टर्स की तरफ से कुछ डिमांड सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ती है और लड़के वालों की तरफ से फिर जो है वो एक अना और एक ज़िद जो है वो लग जाती है और तकलीफ़ जो है वो लड़की वालों को होती है। और नई नस्ल को भी तो ये भी बताना चाहिए कि जितनी भी न्यू जनरेशन है कि जो शादी ब्याह कि जो इसमें इज्जत और एहतराम जो है वो दिखावे में नहीं है। अच्छा देखिए, शादी सादगी के साथ है। इस्लाम ये कह रहा है कि शादी में ये फरसूदा रस्में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई कि आपने हमारे बड़े बड़े अंबिया औलिया इकराम के हवाले से भी पढ़ा होगा, बिल्कुल सही। जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से भी हमें जो है वो मिलता है कि शादी का मतलब है ऐलान करना, खुशी मनाना, खुशी का ऐलान करना कि दो लोग एक हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ने निकाह जैसा पाक रिश्ता जो है वो उसमें दो लोगों को जोड़ दिया है। कहीं भी किसी तीसरे का जिक्र ही नहीं आया। ये जो तीसरे थर्ड पार्टियां आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं या जानबूझ के इन फरसूदा रस्मों के हवाले से पैसे जो है वो मांगे जाते हैं, आप यकीन करें ये चीज़ें घर तोड़ने का बाइस बनती हैं, अना का बाइस बनती हैं, ज़िद का बाइस बनती हैं, और फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसमें जो है ना वो उस दुल्हन को उठानी पड़ती है जो औरत अपना घर बार, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अपने अनजान घर में जा रही है। उसे उनके अभी लहजों का नहीं पता, उसे अभी उनके तौर तरीक़ों का नहीं पता, और पहले ही दिन से जो है वो क्रिटिक सिचुएशन स्टार्ट हो गई कि जी रस्मों से जो है वो बात चली है और अना तक पहुँच गई है। तो हमारे नाज़रीन इससे बल्कि जानने के बावजूद भी, हालांकि ये जो शादी के ये रस्म और रिवाज जी, शादी की कामयाबी का दारोमदार रस्म और रिवाज पर है या एतमाद पर? शादी की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एहसास और एतमाद पर है।
जिस शादी में एक दूसरे का एहसास होगा वहाँ मोहब्बत होगी, जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ एहतराम लाजमी होगा, और जहाँ एहतराम होगा वहाँ पे एतमाद होगा। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फरसूदा रस्मों से शादियाँ नहीं निपटी। 5 लाख का, 15 लाख का, 50 लाख का जोड़ा पहनने से शादी नहीं निपटी। आप अपनी बेटी को लाखों करोड़ों रुपए का जहेज दे सकते हैं, लेकिन आप उसको किस्मत नहीं दे सकते। सही बात। बेटियों के लिए किस्मत की दुआ की जाती है, मैं कहती हूँ बेटों के लिए भी किस्मत की दुआ करें। अच्छा, क्यों ना ऐसा ना किया जाए कि इन जो रस्म रिवाज हैं, जिस तरह जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जूता छुपाई, बट्टा छुपाई, रास्ता रोकना, हाँ इसके अलावा दूध पिलाई की रस्में, अगर इनका खात्मा कर दिया जाए, और क्यों ना ऐसा किया जाए, नौजवान नस्ल को ये भी बताया जाए, और ऐसे इंतजाम के दुआ की कुरान खानी करवाई जाए, दुआ की तकरीब की जाए, ऐसा बंदों को इस्लामी तरीक़ा कार से अगर उसको अपनाया जाए तो फिर ये बेहतर नहीं है। अच्छा देखें, अगर आपका जो है निकाह है, निकाह से पहले अगर आप जो है वो कलाम पाक पढ़ते हैं, या आप जो है वो बरकत के लिए, 2 लोगों के रिश्ते की बरकत के लिए दुआ से आगाज़ करते हैं, तो ये बेहतरीन चीज़ है। 2 लोगों का रिश्ता जो है वो टिका हुआ एतमाद पर है, एतबार पर है। एतबार और एतमाद ऐसे परिंदे हैं, उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इनको आपको दूसरे बंदे को एहसास दिलाना पड़ता है और अपने आप को शो करना पड़ता है कि आप क्लियर हैं। एतबार ऐसे नहीं आता, एतबार दिलाना पड़ता है और एतमाद करना पड़ता है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं मियाँ बीवी के रिश्ते में। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अक्सर औकात मियाँ बीवी दोनों आपस में ठीक होते हैं, थर्ड पार्टी का इशू होता है। थर्ड पार्टी घर वाले जैसे इंटरफेरेंस कर दी, हाँ, दोस्त भी होते हैं, के खिलाफ वर्गलाया, तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली? फिर वो राहें जुदा, एक दुनिया का सबसे बड़ा जो जहर है ना, वो दुकानों पे नहीं बिकता, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जहर जो है वो आपके घरों के अंदर है, जिसमें आप कानों में जहर घोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जहर है कानों में जहर घोलना, किसी के कान में ऐसी बात डाल देना कि उसे उसी के पार्टनर से मुतनफर कर देना। मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाली ही कानों में जहर घोल के डाली जाती है, याद रखिएगा। मियाँ बीवी का रिश्ता इतनी आसान नहीं है तोड़ना, अल्लाह ने जोड़ा है। इसकी बेस पे बनाकर किया जा सकता ना। जब आप किसी के कानों में जहर घोल देते हैं ना, तो आपने अपना काम कर दिया कि उसने आपकी इज्जत नहीं की, बस आपने उसको बता दिया, उसने कह दिया कि तुम्हारा पार्टनर तो इज्जत ही नहीं करते तुम्हारे पार्टनर तो 4 बंदों में बैठ के तुम्हारी बेइज्जती करती है, तुम्हारी बीवी तो जो है वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है। उसकी बीवी क्या करती है क्या नहीं करती है, इससे आपका क्या लेना देना? उसका शौहर क्या करता है क्या नहीं करता, इससे थर्ड पार्टी का क्या लेना देना? लेकिन कुछ लोगों को आदतन उनकी फितरत बन जाती है, ये फितरत होती है लोगों की कि वो 2 लोगों में दरार डालते हैं। मैं इसी से रिलेट कर रहा हूँ कि शादी वाले दिन जब इन रस्मों को जब खुशियाँ मनाई जाती हैं, शादियों के साथ मजाक किया जाता है, उस बात पर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फिर अल्टीमेटली इन दी एंड वो सारी ज़िंदगी इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में रहती है। ताना बन जाता है ना। हाँ जी, आप ताने में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आपकी शादीशुदा लाइफ जो पहला साल होता है, इसमें मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन जहाँ कहीं बीवी से गलती हो जाए या जहाँ कहीं शौहर से गलती हो जाए, वहीं ताने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे भाई ने तो उस टाइम ये किया था, तुम्हारी बहन ने तो उस वक्त ये कहा था, तुम्हारे रिश्तेदारों ने उठ के ये बात कर दी थी। अब आपने अपना अच्छा खासा प्रीशियस टाइम इन बातों में ज़ाया कर दिया कि फलां तुम्हारे रिश्तेदारों ने क्या किया था। वो रिश्तेदार जिन्हें मनाने में पहले आप इतनी एफर्ट करते हैं, फिर वो आपकी शादी में आकर रंग में भांग डालते हैं। भाई इस्लाम इसीलिए कह रहा है कि मखसूस लोग बुलाएं जो आपके खैर ख्वाह हैं, जो आपकी खुशी से जलते नहीं हैं, खुश होते हैं, उन्हें बुलाएं। आप जो है वो इज्जत से खाना खिलाएं। और मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छी बात पता क्या है, मुझे बहुत शौक है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे दूसरी बार शादी करने का मौका मिलता है अल्लाह के हुक्म से, तो मेरी कोशिश ये है कि ताल्लुक़ वाले रिश्तेदार सब अपनी जगह पे सबको बुलाया जाए, लेकिन क्यों ना वो खाना गरीबों को खिलाया जाए जिन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, उनको अपनी शादी में बुलाया जाए जिन्हें कोई नहीं बुलाता। आपको लगता है ये मान जाएंगे लोग इस तरह? ये तो आपकी सोच है ना, मुझे आप ये बताएं। नहीं मानेंगे ना, लोग नहीं मानते। आपको पता है नाक नहीं मानते, असल में तो प्रॉब्लम ये आती है ना। यही तो बात है। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिन्हें कोई नहीं बुलाता। ऐसे लोगों के साथ जो है वो अपने निकाह की जो है वो खुशी मनाई जाए जिनके साथ कोई खुशी नहीं मनाता। बड़े लोगों को आस होगी आपकी शादी में शिरकत करने की।
बिल्कुल बुलाएंगे तो इंशाल्लाह। आप तो उनका दिल तोड़ रही हैं, आपने कह रहे कि मैंने इनको बुलाना नहीं है। नहीं, मैं सबको ये ना कि बुलाऊंगी। आपने कहा कि गरीबों का जिक्र किया तो वही बंदे सब गरीबों की लाइन में असल लग के खाना खा रहे में हैं। देखिए बात पता क्या है, बात ये नहीं है, जब आप पे मुश्किल दौर आता है ना तब आपको पता चलता है आपके साथ कौन खड़ा है। बिल्कुल सही। शादी में ढोलक बजाने सारे आ जाते हैं, धमाल डालने सब आ जाते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी ज़िंदगी में आपका अपना ढोल बज रहा होता है ना, तब जो शख्स आपके साथ खड़ा होता है ना, वो आपका असल दोस्त है। बिल्कुल सही। और वो कोई एक होता है। अच्छा, वो कोई एक होता है। अब आप ये बताएं कंक्लूड आप कैसे करती हैं? इन रस्म और रिवाज का एक तो खात्मा होना चाहिए जी, दूसरा लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए। अच्छा देखिए, मैं क्या करना चाहिए अब इन रस्म और रिवाज को इस तरीके के, अगर रस्म और रिवाज आपने अपनानी है ऐसे अपनाएं लेकिन किसी की इज्जत मजरूह ना हो जो। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि आप रस्म रिवाज बिल्कुल बंद कर दें। आपने अगर रस्में करनी है तो पहले से लड़के वाले और लड़की वाले बैठ के तय कर लें कि दूध पिलाई की रस्म में कितने पैसे जो है वो देने होंगे। आपने अगर रास्ता रुकाई करनी है, आपने वटेवर कोई भी रस्म करनी है तो आपने उसमें कितने पैसे डिमांड करने हैं, ये पहले से बड़ों के दरमियान में बातें तय कर लें ताकि शादी वाले दिन किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। मियाँ बीवी के दरमियान में जो है वो कोई ताना या जिद या अना का मसला ना बने, बदमज़गी ना पैदा हो दो ख़ानदानों में, ये पहले से तय कर लें। दूसरी बात ये कि कोशिश ये करें कि इन फरसूदा रस्मों से निकल आएँ। बिल्कुल मशवरा मेरा ये है, अगर आप मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो मशवरा ये है कि सादगी के साथ निकाह को आम करें और सादगी के साथ जो है वो चंद मखसूस अपने ऐसे लोगों को जो आपकी खुशी में खुश होते हैं उन्हें बुलाकर जो है वो अपने निकाह की तकरीब करें और उसके बाद शादी आप जैसे मर्जी धूमधाम से करें, लेकिन रसूमात के हवाले से जो है वो बहुत ध्यान से। किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए, अना और ज़िद का मसला नहीं बनना चाहिए, और आप कोशिश ये करें कि लोगों के लिए आसानियाँ बांटें जब, और ख़ास तौर पर लड़की वालों के लिए। लड़की वाले पहले ही इतना बोझ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, अपनी बेटी भी देते हैं, जहेज़ भी देते हैं और सारी ज़िंदगी की ताने और बातें भी सुनते हैं। ये रिश्तेदार तो आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, इनको नहीं पता होता कि जो बेटी के जिसने जहेज़ बनाया उसने कैसे बनाया है। जो अपनी बेटी को जो है वो किसी दूसरे घर भेज रहा है, वो किस दिल से भेज रहा है। बेटियाँ सबकी दूसरे घर ही जाती हैं, बेटियों का अपना तो घर नहीं है। माँ बाप के घर होती हैं तो कहती हैं शौहर के घर जाना है, शौहर के घर होती हैं तो कहते हैं जो तुम्हारा जो है वो ये अपना घर नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का घर है। बंदा बताए कि औरत का घर कहाँ है, औरत का कौन सा घर है जिस पर जो है वो क्या शौहर के घर जाती है तो शौहर कहता है ये मेरे माँ बाप का घर है। बहुत कम इज्जतदार खानदानी लोग होते हैं, शौहर होते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारा घर है, तुम इसकी महारानी हो, तुमने सब कुछ देखना है यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे कमजोर लोग भी होते हैं जो औरतों को अपने ही घर लाके उन्हें ये कहते हैं अपने माँ बाप के घर जाके ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी लगती होंगी, यहाँ पे हम नहीं करने देंगे ये सब कुछ। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। औरतें खून के आंसू रो रही होती हैं, तकलीफ़ और अजियत में होती हैं। अब हमारे बिहेवियर्स ठीक नहीं है, बेसिकली हमें अदब, लिहाज और तमीज़ हमारे माशरे से ख़त्म हो चुका है। और अगर ये इसी तरह ख़त्म होता रहा तो आगे आने वाले टाइम में शायद लोगों का इसी तरह जो शादियों में फरसूदा रस्मों के हवाले से लड़ाइयाँ पड़ती हैं ये इसी तरह पड़ती रहेंगी। तो बराए मेहरबानी इसमें एहतियात करें, ख़ानदानों को जोड़ने की बात करें, तबाही की बात ना करें, बिल्कुल एहतियात करें। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट जो सेगमेंट के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।